एक बहुत बड़ा प्रश्न है आपका कि नोट्स कैसे बनाएं, और उससे भी ज़रूरी प्रश्न मुझे ये लगता है कि नोट्स क्यों बनाएं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पीडीएफ मांगते रहते हैं, पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। बड़ा प्रचलन चल गया है कि पीडीएफ दे दीजिए, नोट्स बना के दे दीजिए। क्या बने बनाए नोट्स आपको फ़ायदा करेंगे या फिर आपके खुद के नोट्स ही आपकी नैया पार कराएंगे? आज के समय पे नोट्स की भरमार भी हो गई है, मार्केट में लोग नोट्स बना बना के दे रहे हैं। अब बच्चे चूँकि मेहनत नहीं करना चाहते, काम करना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि बना बनाया मिल जाए। मुझे जहाँ तक लगता है, या फिर आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा कि किसी के नोट्स यदि आपको मिल भी गए होंगे तो आपने बहुत लंबा उन्हें पढ़ा नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं आता बहुत ज़्यादा। नोट्स जब हम खुद से बनाते हैं, खुद से बनाने का मतलब आपकी खुद की मेहनत होती है। बहुत पीडीएफ है आज के टाइम पे, पीडीएफ की भरमार है। आप जाइए, जिस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सर्च तो करिए गूगल में, हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, हर विषय की मिल जाएगी। मार्केट में चले जाइए, खूब दुकानें खुली हुई हैं, पीडीएफ ही है, पीडीएफ ही है, पीडीएफ ही है, नोट्स ही हैं। कोचिंग सेंटर में जाइए, आपको क्विंटल के भाव में आपको नोट्स देते हैं, नोट्स। पर क्या फ़ायदा है? एडवांस बुक भी पढ़ रहे हो आप लोग, एडवांस बुक भी आपको बताई जा रही है, ये भी देखा जाता है एक प्रकार के नोट्स ही हैं, थोड़ा सा मोटे हैं, लेकिन किसी ने आपको कंप्लीट बुक बना के दे दी। तो सबसे पहली जो मेरी सलाह है, जो मेरी पहली सलाह है वो ये है कि किसी के भी नोट्स आपको सफल नहीं करा सकते हैं। यदि आप चाहें कि मुझे इसके मिल जाएं, ये पिछली बार टॉप कर गया था, इसके मिल जाए तो इससे फ़ायदा हो जाएगा, उससे फ़ायदा हो जाएगा, कोई नहीं होगा। हर व्यक्ति जितना भी सफल हैं, इस बात से आप भी मेरे एग्री हो जाओगे कि आपके अपने नोट्स ही आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, एक विश्वास देंगे, एक भरोसा देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरा, तो नोट्स किसके होने चाहिए? स्वयं के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए। पहली चीज ये, स्वयं के द्वारा बनाए हुए नोट्स होना चाहिए। पहला सूत्र तो ये है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, जैसे मैं क्लास लेता हूं या फिर जितनी भी हमारी ऑनलाइन बैच की क्लासेस हैं, उस क्लास में आकर के आपको हम जो बोलते हैं, बोलने के बाद वो क्लास नोट्स होते हैं आपके कि क्लास में ये बात कही गई और वो आपने लिख लिया। ठीक है, क्या वो भी बहुत कारगर है? वो भी एक नॉलेज है, ज्ञान है, वो भी एक किताब में कन्वर्ट हो जाती है ना? मोटी मोटी किताबें बन जाती हैं लिख लिख के नोट्स। क्या वो भी बेनिफिट है? क्या वो आपकी मेहनत है? वो भी आपकी मेहनत नहीं है। किताब में क्या लिखा है ये भी आपकी मेहनत नहीं है, और इसके अलावा आपके द्वारा जो नोट्स बनाए गए ये भी आपकी मेहनत नहीं है। मैगजीन हर महीने आती है, क्या वो आपकी मेहनत है? आपकी मेहनत नहीं है, किसी और की मेहनत को आप काम कर रहे हो। तो सबसे पहला सूत्र अपने दिमाग में बांध लो। आज बांध लोगे तो अच्छी बात है, 1-2 साल बाद अपने खुद के अनुभव से सीख जाओगे। यदि आप दूसरों के नोट्स में, पीडीएफ में आश्रित रहने वाले हैं तो बड़ा संभव है कि आप जो है कहीं ना कहीं पे अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, नहीं हो पाएगा। यदि आज तक अटकते आए हैं तो उसका मूल कारण है कि आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, बड़े ऑर्डिनरी नंबर आते हैं आपके 11th 12th में, 10th में। उसके पीछे कारण क्या होता है? विद्या क्वेश्चन पढ़ लिया, इजी नोट्स पढ़ लिया, A to Z पढ़ लिया, मास्टर है ना, लॉ फाइटर पढ़ लिया। तो ये क्या है? मास्टरमाइंड पढ़ के और ये सब पढ़ के थोड़ा ना आपका क्वेश्चन बैंक पढ़ के काम हो पाएगा। वो तो किसी ने नोट्स बना दिए, आप पढ़ के गए, वही छाप के चले आए, ऑर्डिनरी से नंबर मिल गए। एग्जामिनर को भी पता है कि इसने मेहनत नहीं की है। अब ये कंपटीशन का दौर है, वहाँ तो पास होने की कहानी थी, 33 के ऊपर आ गए तो पास ही हो, यहाँ तो पास हो नहीं जाओगे। इसलिए यहाँ पे आपके खुद की मेहनत होनी चाहिए, स्वयं के द्वारा बनाए हुए नोट्स आपके पास होने ही चाहिए, जो स्वयं के द्वारा क्रिएट किए गए हों। नोट्स कैसे बनाना है ये मैं बताऊंगा, ये मेरी काम है, लेकिन ऐसे नोट्स आपको बताऊंगा जो हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। क्योंकि मेहनत 10 बार थोड़ा ना करोगे, एक ही बार मेहनत करनी। रिसोर्स इतने ज़्यादा हैं पढ़ने के, एनसीईआरटी भी सब कह रहे हैं पढ़ो, सब कह रहे हैं कि आप जो है क्लास नोट्स भी, आपको कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो क्लास नोट्स भी आप करते हो। इसके बाद एडवांस बुक भी सब कह रहे हैं पढ़ो, इंटरनेट में नई नई चीज़ें देख रहे हो, डेली करंट में भी घटना घट रही है। जब सब कुछ हो रहा है तो ऐसे में नोट्स प्रासंगिक कैसे रह सकते हैं? आउटडेटेड हो जाएंगे। मैं एनसीईआरटी के अलग नोट बनाऊं क्या मैं एडवांस बुक के नोट्स अलग बनाऊं क्या? क्लास नोट्स अलग बनाऊं क्या? नहीं, आपको अपने खुद के मास्टर नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है,
तो नोट्स क्या होने चाहिए, स्वयं के द्वारा बनाए हुए होने चाहिए और ये मास्टर नोट्स होने चाहिए। ठीक है, मास्टर नोट्स होने चाहिए आपके। मास्टर नोट्स का मतलब क्या है, एक ऐसे नोट्स जो हमेशा प्रासंगिक रहें, जो हमेशा प्रासंगिक रहें, एक ऐसे नोट्स जो हमेशा अपडेट होते रहें, अपडेशन की संभावना हमेशा रहे इनमें। एक ऐसे नोट्स जो आपको कम समय में पूरा रिवाइज करा दें, जो कीवर्ड आधारित नोट्स हों, कीवर्ड के ऊपर बने हों। अब ये कैसे बनाए जाते हैं ऐसे नोट्स, इसको लेकर के हमारी एक चर्चा पर चर्चा होगी। मैं एक नोट्स अपने खुद के कुछ दिखाऊंगा, हिस्ट्री वगैरह के हैं वो, ठीक है। और आज भी मैं वो नोट्स अपने रखता हूँ, जब भी कोई नई घटनाक्रम आती है मैं उसमें ऐड करता हूँ, सर्च करता हूँ, लिखता हूँ। और आपसे भी उम्मीद है, बहुत सारे बच्चों ने उसको बनाया है, बहुत बच्चों ने सीखा है। नोट्स की ज़रूरत इसलिए है आपको कि जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक जाओगे, जितना नज़दीक जाते जाओगे तनाव बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक, एग्ज़ाम के दिन कम होते जाते हैं, दिमाग में तनाव बढ़ता जाता है। एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, दिमाग बंद हो जाता है, तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है, ब्लैंक सा हो जाता है। दूसरा, जो पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम के दिन के लिए पढ़ रहे हो, तो उसका रिवीजन होना चाहिए। तो नोट्स की सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो होती है रिवीजन के लिए। किस लिए है? इसकी सबसे बड़ी भूमिका क्या है? रिवीजन। आप कितना रिवीजन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आईएएस जैसे एग्जाम के लिए पूरा पाठ्यक्रम का 3 से 4 बार रिवीजन होना ज़रूरी है। ठीक है, प्री एग्जाम होता है, उसके लिए भी रिवीजन चाहिए। मेंस एग्जाम होता है, जैसे अब आज सौभाग्य की बात यही है कि आज यूपीएससी का मेंस का एग्जाम है। सोचिए, जो बच्चे कल रहे होंगे, क्या कल ऐसे दे करके आए होंगे, आज जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का दो प्रश्न पत्र हैं आज। ठीक है, और देखो मज़े की बात, आयोग ने कितना दिमाग लगा के पेपर दिया है। गैप दिख रहा है कुछ? ठीक है, बैक टू बैक ये पेपर ले लिया, संडे आपका हो गया, इसके बाद फिर लगातार खींच देगा आपको। ठीक है, तो टाइम आपको ज़्यादा मिलती है। इस बार यूपी पीसीएस ने और गजब कैलेंडर दिया है, सिंगल डे गैप भी नहीं। समझिए आपके अंदर कितनी एनर्जी चाहिए, कितना पोटेंशियल चाहिए, सिटिंग पावर कितनी चाहिए, राइटिंग पावर कितनी चाहिए। और आप लोग क्या बोलते हो, सर बोल बोल के नोट्स बना रहे हैं, तेज मत लिखवाइए, धीमा बनवाइए, लिखवाइए और थोड़ा स्लो करा दीजिए। आपको उसी फॉर्मेट में सबसे पहले, जब तक नीड नहीं समझोगे काम नहीं होगा। तो मेंस के पहले जो है दिमाग जो है आपका पूरी तरीके से क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसका समाधान कैसे किया जाए, दिमाग सही हो जाए, इसके समाधान के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, मान लो एग्ज़ाम के 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, आपके पास ये पावर होनी चाहिए कि आप 30 दिन में पूरे सिलेबस को समेट दें, वैसा नोट्स होना चाहिए आपके पास। जो नोट्स 30 से 35 दिन में आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन करा दें, ऐसे नोट्स होने चाहिए आपके पास। आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है, 24 घंटे दो, रिवीजन हो जाए। आपको हिस्ट्री रिवाइज करना है, 15-20 घंटे में आपका रिवीजन हो जाए। आपको ज्योग्राफी रिवाइज करनी है, 15-20 घंटे में आपका रिवीजन हो जाए। आपने मास्टर नोट्स, आपको आइडिया लग सकता है, मैंने आज मास्टर वीडियोस बनाए हैं, इंटायर वीडियो बनाए हो, क्या होंगे, नोट्स ही होंगे। एक नोट्स की ही देन होगी, जिसमें मैं अभी प्रतिदिन काम करता रहता हूँ, चीज़ें होती रहती हैं। उसी की देन हुई कि मैंने कम समय में इतने बड़े बड़े वीडियो बना के दे दिए। मास्टर वीडियो में करंट अफेयर्स आके आपको समअप करके दे देता हूँ। क्या है, नोट्स बनाने का एक बेहतर तरीका। ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा पद्धति। एग्जाम के समय आप रिवीजन कर सकें, जब तक आप 3 से 4 रिवीजन नहीं करके जा पाएंगे इस एग्जाम का, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके नोट्स ऐसे हों जो 30 से 35 दिन में रिवीजन आपका करा दें। आपने पूरा फाउंडेशन क्लास, आपको कई चरणों से गुजरना है। सबसे पहले आपका बेसिक, पहला चरण है, आपने बेसिक फाउंडेशन पढ़ा, कंप्लीट पढ़ने के बाद साथ साथ नोट्स बनाते हुए गए और उस नोट्स को रिवीजन भी करते गए। दूसरे नंबर पे जितना कंप्लीट नोट्स बन गया उसका अगेन रिवीजन, साथ में क्लास को, नोट्स को अपडेट भी करते हुए जाना, ताकि कोई घटनाक्रम कुछ हो रहा है तो उसे अपडेशन, प्लीज़ आपको नेक्स्ट आपको फिर क्या करना है, अगेन फिर रिवीजन। तो ये चीज़ें आपकी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, अगेन रिवीजन, एक समय आएगा आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, अब मान लीजिए आज मैं एग्जांपल दूंगा आपको, नोट्स कैसे आपको बनाना है। मैं इकोनॉमी की बुक लेता हूँ। देखो
ऐसे ही सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी किताबें। इकोनॉमी में मान लो एक टॉपिक उठाएंगे कोई भी, उस टॉपिक के नोट्स मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। मैं एग्जांपल के तौर पे पहले अपना एक नोट्स आपको दिखा देता हूँ। ये नोट्स शायद हिस्ट्री के हैं, यही सुबह सुबह मुझे PDF फॉर्म पे मिल पाए तो मैं ले आया, नहीं तो फिर मैं आपको और लाता। ये बहुत पुराने नोट्स हैं मेरे, तो इसमें वही नोट्स हैं, सिंगल नोट्स ही होते हैं जो हमेशा अपडेशन होती रहती है, बहुत कम कीवर्ड में चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, सिंगल आप देखेंगे, मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं, आपको मेरी फ़ोटो से इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, ये जैसे आप देखोगे बहुत बेसिक यहाँ पे मैंने पूरी डेट लाइन, एक कालानुक्रम के नोट्स हैं, मैंने सारे कालानुक्रम शासकों के साथ पूरे बना रखे हैं, पूरे कंप्लीट कालानुक्रम है, हर एक शासक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कम टाइम पे। और मैं देखना चाहूँ तो मुझे मुश्किल से कालानुक्रम याद करने में, देखो आपको 1947 यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, 1947 से लेके अब तक। ठीक है, कालानुक्रम ही है आपके, देखो डॉक्टर रामनाथ कोविंद है ना हमारे इस समय, तो ये अब तक के अपडेटेड हैं। और यदि हम इसको शुरू से देखें तो कालानुक्रम मुश्किल से पूरे भारत के इतिहास का कालानुक्रम मैं पढ़ सकता हूँ बहुत कम टाइम पे, मतलब इससे कम टाइम क्या लगेगा। सारा कालानुक्रम है 20 लाख BC से 2500 BC, 2500 से 600 BC, 600 से लेकर के, ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए 20 लाख BC से 4000 BC, ठीक है, फिर 2500 BC से लेकर 1700 BC, 1500 BC से लेकर 600 BC, 600 BC से लेकर के, तो अब देखिए कितना इजीली होगा, आपको बहुत कम समय में मैं पूरा कालानुक्रम याद करा दूंगा। इतिहास क्या है, इसी से आपको नोट्स पता चल जाएगा कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए। हर एक नोट्स को ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनवाऊंगा, और ये हमेशा अपडेट होता रहेगा, ये जीवन आजीवन नोट्स हैं। सब में आपको जगह देखने को मिलेगी कि सब पे जगह भी छूटी हुई है। ठीक है, देखो कितने फास्ट कालानुक्रम हम देखते हैं। 20 लाख BC से 4000 BC क्या था, प्रागैतिहासिक काल चल रहा था इस दौरान। ठीक है, 2500 भी, अभी इसकी विशेषताएं भी लिख सकते हैं पूरा, ये कौन कौन से काल थे, है ना। पूरा पाषाण काल था, खेटक यायावरी और ये जीवन था। ठीक है, यहाँ पे मध्य पाषाण काल में पशुपालक जीवक था। मैं इसमें डिटेल में भी लिख सकता हूँ, आप मुझसे कहोगे मैं 2-2 पेज लिख दूंगा। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार, सभ्यताओं का विकास का आरंभ हो चुका था। फिर 2500 से 1750 BC में सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार, महत्वपूर्ण स्थल, और इसमें कई सारे पॉइंट और अभी आगे मैं एलेबरेट करूंगा इसको फिर और डिटेल से। पहले कीवर्ड केवल 1500 से लेकर 600 BC, ठीक है, 2 भागों में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके बाद 600 BC में, क्योंकि केवल कालानुक्रम है, फिर मैं केवल ऋग वैदिक उठाऊंगा। और इसमें ऐसा है कि जितने प्रकार से आपके मेंस के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछे जाएंगे, सब कवर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत इजी है। बस आप इसको एक माध्यम क्रिएट करिए। 6ठी ईसा पूर्व 16 महाजनपद थे, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का उदय हो चुका था। इसके बाद 1600 BC के आसपास ईरानी आक्रमण भी हुआ, फिर मगध साम्राज्य का भी उत्कर्ष हुआ, फिर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनके भी कालानुक्रम लिखे हुए हैं। फिर 323 BC से लेकर के 185 BC में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के शासक मौर्य काल के रहे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे 185 से लेकर के 300 AD तक मौर्योत्तर काल, सुंगवंश, कर्णवंश, आंध्र सातवाहन वंश। इसके बाद 319 से लेकर 500 BC तक गुप्त काल, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर 500 AD से लेकर 700 AD में गए, गुप्तोत्तर काल चल रहा था, मौखरी वंश, उत्तर गुप्त शासक, मालवा, यशोवर्धन, हर्षवर्धन, ये सारी चीजें। इसके बाद वर्धन वंश 600 AD से लेकर 647 AD, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, ये सारी चीजें। 700 AD से लेकर 1200 AD तक आपका सिंध पर आक्रमण हो गया, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इसके बाद राजपूत काल चालू हो गया, ये सारे महत्वपूर्ण वंश हैं 700 AD से लेकर 1200 AD तक। गुर्जर, गहड़वाल, चौहान, चंदेल, मालवा, परमार, चालुक्य, सेन वंश, हिंदू शाही वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, इसके बाद 1000 AD से लेकर 1200 AD में 2 आक्रमण हुए, महमूद गजनवी, मोहम्मद गहरू। 1200 AD से लेकर 1526 AD तक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये आपके महत्वपूर्ण जो है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है इनका। इसके बाद 1526 से लेकर 1707 तक ये महत्वपूर्ण मुगल कालीन शासक हैं। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी बीच में आया था, सूरवंश का शासक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसके बाद 1707 से 1857 में बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह, फरकुस सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर, बहादुर शाह। ये आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री में ही मैंने किया, मैं हर सब्जेक्ट में ऐसे नोट्स आपको दिखा दूंगा। मैंने ऐसा इकोनॉमी तक में किया जहाँ पे कोई डेट लाइन नहीं है। अभी इकोनॉमी के नोट्स मैं खुद से बना के दिखाऊंगा ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। 1627 से 1818 में मराठों का उदय हो गया, सारे मराठे लिखे हैं जितने हो सकते हैं।
शिवाजी, संभाजी, राजाराम, ताराबाई, साहू, फिर पेशवाओं का उत्कर्ष, उसमें बालाजी बाजीराव, बालाजी, माधवराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। 18वीं शताब्दी में नवीन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में शहादत खान के द्वारा, मैसूर में हैदर अली, सबका कालानुक्रम भी लिखा है। पंजाब में रणजीत सिंह है, हैदराबाद में निजामुल मुल्क है, कर्नाटक में सादुल्ला खां है। फिर 1498 से लेकर 1664 तक में यूरोपीय कंपनियों का आगमन प्रारंभ हो गया। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, प्लासी आए, बक्सर आए, बेदारा आया, वांडीवास हुआ। 1757 से लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के अधीन जो भारत के गवर्नर जनरल थे, रॉबर्ट क्लाइव, बरेलास्ट, कर्टियर, वारेन हेस्टिंग। और इसके बाद 1773 से लेकर 1833 तक में वारेन हेस्टिंग, सर जॉन मैकफर्सन, कॉर्नवालिस, सर जॉन सोल, लॉर्ड विलेस्ली, लॉर्ड वेल्लो, लॉर्ड मिंटो, हेस्टिंग, एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर 1833 से 1858 तक कंपनी के अधीन के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, मेटकॉफ, ऑकलैंड, एनलमरो, हार्डिंग, डलहौजी, कैनिंग। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858 से लेकर 1947 तक में ये महत्वपूर्ण, लॉर्ड कैनिंग, एल्गिन, लॉर्ड एलेरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नथब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंड। अब इनके समय में क्या कार्यकाल का क्या काम हुए, कुछ नहीं था। अगले एक सेक्शन में मैंने बाद में वो वाली स्लाइड अलग है जिसमें मैंने लॉर्ड कैनिंग लेकर के उसके 15-20 काम जो है वो लिखवा दिए हैं। तत्कालीन समय में कितने युद्ध लड़ा वो भी अलग से लिख दिया। ऐसे करके स्लाइडें बनाते चले गए। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 1857 क्रांति हुई, नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुधार आंदोलन, जन जागरण। फिर इनको एक एक करके, एक एक टॉपिक को करके हमने एलेबरेट किया है, वो अलग है। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण में प्रार्थना समाज, ये क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार को बात हुई। 19वीं शताब्दी में कांग्रेस की स्थापना हुई और जो घटनाएं हुई वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हमेशा अब इसमें बढ़ाते चले जाएंगे, 15-20 टॉपिक लिख लीजिए। 1985 से 1947 में कांग्रेस का उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी चरण देखने को मिला। 1985 से 1905 में उदारवादी चरण था, महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण था, ये घटनाएं हुई है ना, बंगाल विभाजन, सूरत फूट, स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। इसमें और जोड़ते जाइए जो भी है। 1919 से लेकर 1947 तक में चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो, सांप्रदायिक दंगों की समाप्ति के साथ हरिजन उत्थान और गांधी जी के काम जोड़ दीजिए जो भी उन्होंने किए हैं। 20वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ, स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी बहुत सारी संस्थाएं बनी, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये एक पूरा का पूरा जो संस्था थी। इसके बाद 20वीं शताब्दी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई, वो भी था। इसके बाद जो है भारत के विभाजन के समय में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ। इसके बाद नौसेना विद्रोह हुआ, माउंटबेटन योजना आई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया 1947 में। फिर 1946 से 1950 के बीच में भारत का एकीकरण किया गया, रियासतों का विलय, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ की समस्या, संविधान का निर्माण, संविधान सभा, अंतरिम सरकार बनाई गई, स्वतंत्र भारत में। ये आपके प्रमुख जितने भी, बस अब इसी को एलेबरेट कर लेना है एक एक सेक्शन को लेकर। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5-10 मिनट में मैंने कालानुक्रम पूरा एक ग्लिम्स में देख लिया, कम टाइम में। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स आपको दिखाया है, ये कि बहुत शॉर्ट है। इसी को और हम डिटेल भी कर सकते हैं, जितना डिटेल करें, लेकिन तरीका क्या है, बहुत साफ है, हमेशा के लिए प्रासंगिक है ये नोट्स। कैसे प्रासंगिक है, जैसे मान लो एक नोट्स ये भी हिस्ट्री है और इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल भी कर दिया है, ठीक है। ये भी आपके चीज़ों को मैंने प्रॉपर फिर लिखा भी है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन जगह सब में बची हुई है, सब में प्रॉपर इतनी जगह और सब में डेडलाइन लिखे हुए हैं प्रॉपर आपको, ठीक है। जैसे अब हमें ऋग्वैदिक काल में ही पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है, परिचय होना चाहिए, वेदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऋग्वेद के बारे में क्योंकि मेन सोर्स यही था, राजनीतिक स्थिति क्या थी, सभा समिति विधत क्या था, प्रमुख क्षेत्र क्या थे, अन्य तथ्य जो भी है, समाज कैसा था, आभूषण कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, धर्म की स्थिति कैसी थी, प्रयोग किए जाने वाले शब्दावली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नदियों को ऋग्वैदिक के नाम, ऋग्वैदिक देवियाँ कैसी, यज्ञ कैसे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्रम से जो है देखिए, अलग ही है, अलग ही आनंद है इसका। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, ये इतने सारे वेद थे, सारी चीज़ें थी, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल, विभिन्न धर्मों का उदय, विभिन्न संप्रदायों का उदय। फिर ये आपके महाजनपद, ये सारी जितनी भी महत्वपूर्ण, ठीक है, ये आपका मगध का उत्कर्ष, ये सारी संस्थाएं, देखिए कितना गजब आपको पूरा A to Z सारा कुछ। ये देखिए महात्मा बुद्धा से क्या क्या पढ़ना है, स्थापना, अब ये अलग से हम एक अलग स्लाइड बनाएंगे, बौद्ध धर्म की एक अलग ही स्लाइड बना देंगे ना, उसमें हम ये सारे टॉपिक डाल के वहाँ पे डिटेल से सब पे 5-5 पॉइंट पढ़ लेंगे,
कि क्या मेन है, ये सारी चीज़ें एक होलिस्टिक अप्रोच से आपको पढ़ना है तो आप अपना पूरा का पूरा यहाँ पे विषय वस्तु लिखते हुए आप अपनी स्लाइडों को रेडी कर सकते हैं कि गुप्त काल है तो गुप्त काल में क्या क्या होना चाहिए। साक्ष्य पढ़ने हैं, साहित्यिक अभिलेखीय, गुप्त कौन थे, वैश्य या ब्राह्मण थे, गुप्त वंशीय शासक कौन थे, श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त के विजय अभियान क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, गुप्त वंश के नवरत्न कौन थे, कुमारगुप्त कौन था, स्कंदगुप्त कौन था, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, प्रकरण क्या है, पतन के कारण क्या है, गुप्तकालीन प्रशासन क्या है, प्रशासनिक अधिकारी कैसे थे, अर्थव्यवस्था, भूमि के प्रकार कैसे थे, भू राजस्व, विभिन्न प्रकार के कर, गुप्तकालीन व्यापार, गुप्तकालीन समाज। कितना मतलब आपको बहुत इजी हो जाएगा यदि आप ग्राफिंग करने लग जाएं। हर एक सब्जेक्ट की ग्राफिंग की जा सकती है। कैसे करना होता है आज चलो मैं आपको बताऊंगा, एक स्लाइड से, किसी से भी एक सिंगल स्लाइड से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ग्राफिंग कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर ग्राफिंग की है और लगभग सारे सब्जेक्ट की ही की है। मैंने ग्राफिंग से ही नोट्स बनाए, ऐसे ही मुझे याद भी होता है। इससे आपकी याद होने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नोट्स बहुत स्पष्ट हो जाएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को जितने लोग ऑनलाइन में हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद आपको पहले भी एक दो बार मैं जिक्र कर चुका हूं, लेकिन यदि ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपके नोट्स हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। विदिन 10-5 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाएगा आपको। हाँ, कितने सालों की मेहनत है, ये बात सही है, कई सालों की मेहनत है, लेकिन फिर भी यदि इस मेहनत को आप लोगों ने आत्मसात कर लिया तो काम आपको और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं ये लाइव करके दिखाता हूँ आपके मेरे सामने ये बुक है, इसका कोई रैंडम टॉपिक उठाते हैं और रैंडम टॉपिक को मैं नोट्स में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो एक इसमें टॉपिक है पॉवर्टी का, निर्धनता का। ठीक है, अब चलो एक पहले कुछ आपको डिस्क्लेमर दे दें, फिर इसके बाद चर्चा करें। ये एक बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था की, कई किताबें होंगी, भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरे पास बुक है। ऐसे हर सब्जेक्ट में आपके पास बुक होंगी कई सारी, अर्थव्यवस्था। अब चलिए समझते हैं, आज एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपके करने जा रहा हूं। कई बुक होंगी, चलो कौन कौन सी बुक हो सकती है? एनसीईआरटी हो सकती है इसकी, अर्थव्यवस्था में आपको एनसीईआरटी पढ़नी हो सकती है। ठीक है, कोई भी एनसीईआरटी हो सकती है, आप 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी मान लो पढ़ें। ठीक है, या जो भी आप सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़ें, आपके ऊपर है। एडवांस बुक में क्या क्या पढ़ी जा सकती, कई एडवांस बुक है, जितना पढ़ लो उतना कम है ना। आप रमेश सिंह मान लीजिए पढ़ते हैं, ठीक है, मान लो आप एक ही बुक पढ़ रहे हो, कल के दिन आपका और मन करता है तो और भी पढ़ लीजिएगा। मिश्रायन पूरी पढ़ लिया आपने, पूरी पढ़ लिया, या फिर आपने लाल एंड लाल की बुक पढ़ ली, जो आपका मन कर गया, कोई भी एक बुक पहले आपने उठाया। ठीक है, इसके बाद आपने क्लास नोट्स किए, जो आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्लास में नोट्स भी चल रहे हैं, वो भी आपने पढ़ा। ठीक है, आपने कई सारी जगह पढ़ा। इसके बाद कई बार करंट में भी वो टॉपिक आपका चर्चा का हो सकता है। अब मान लीजिए मैं इससे एक टॉपिक उठाता हूँ, ये इतने सारे सोर्सेज आपके हो सकते हैं। अब मैं इस टॉपिक को करूँगा कैसे? मैंने एक पेज लिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक पेज लिया, पेज को सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, 4 भागों में बांट दूंगा, ताकि पेज की इफिशियंसी बढ़ जाती है। 4 भागों में पूरा मत बांटिए, इतनी जगह रखिए बीच में, ऊपर थोड़ी जगह, थोड़ी नीचे जगह। यहाँ पे डेट डालना है तो क्रोनोलॉजी हो जाएगी, ऊपर टॉपिक भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे करके आप एक पेज को 4 भागों में बांट सकते हो, 1 2 3 4। कभी भी मेरे मास्टर वीडियो देखोगे बोर्ड ऐसे बटा होता है, बोर्ड 4 भागों में बटा होता है। मुझे बहुत ईजी होता है, 4 या 5 में 6 भी बांट देता हूँ, बोर्ड बड़ा होता है। तो मास्टर वीडियो में यही तो देखा है, और क्या है उसमें, और कितना इजी होता है। 2 घंटे में इतनी बड़ी कहानी में रच के देता हूँ आप लोगों के सामने, और इतनी जल्दी मैं लिख लेता हूँ उसको कि आपको लगता है कोई मशीन लिख रही है क्या, इतना कैसे बारीक कोई लिख सकता है, कैसे उसको मैं पिछले 12-13 घंटे में पूरा बोर्ड फिल करता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का मैं रहस्य बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। आज एक अपना जादुई नुस्खा है देने जा रहा हूँ। ठीक है, जादुई नुस्खा आपको दे करके जाऊँगा। मान लीजिए मैंने 4 भागों में पेज को डिवाइड कर लिया, और आने वाले समय पे मैं आपको ऐसे अपने खुद के नोट्स, अभी प्रिंटेड
होंगे, उसका टाइम आएगा। 2 तरीके के नोट्स मैं क्रिएट करा रहा हूँ। एक तरीके के नोट्स मेरे आ रहे हैं जो आपके बुक के फॉर्मेट पे होंगे, एक होंगे इस तरीके के सेल्फ मेड नोट्स। यहाँ मेरे सेल्फ मेड नोट्स भी मैं एक समय बाद पब्लिक को दे दूंगा कि लो भाई आप लोग यूज करो। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, वो भी एक सोर्स होगा आपका, खुद की मेहनत, वो भी आप सोर्स के तौर पे ले सकते हो। जैसे सोर्स के तौर पे मैंने इतने नोट्स आपको लिख दिए, क्लास नोट्स हो गए, आपके एनसीईआरटी ये बुक्स हो गई, ये आपके सोर्स हैं। ठीक, अब चलो नोट्स बनाते हैं। मुझे अच्छा एक चीज़ बताओ, मान लो टॉपिक हमने इससे उठाया निर्धनता। निर्धनता कई सब्जेक्ट आपके सिलेबस के कई हिस्सों से जुड़ता है। ये सोशल जस्टिस से भी जुड़ता है, इकोनॉमी से भी जुड़ता है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी से भी जुड़ सकता है, ठीक है, कई जगह पे पॉलिटी से भी जुड़ सकता है। जहाँ से भी जोड़ना चाहो तो कई जगह पे ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिल सकता है, कई किताबें आपको देखने को मिलेंगे। आप राम आहूजा पढ़ोगे वहाँ भी देख लोगे, इससे का भी टॉपिक हो सकता है। अब मान लीजिए ये है, मैंने क्या किया, ये स्लाइड क्रिएट की, ये मेरी एक स्लाइड है। ऐसी मल्टीपल स्लाइड आप अपनी बनाओगे A4 साइज पेपर की। अब यहाँ पे चूंकि इसका मेन टॉपिक क्या है, निर्धनता, पहले मैं यहाँ पे पहली जो स्लाइड बनाऊंगा उसमें लिखूंगा कि निर्धनता के अंदर मुझे कितने सब टॉपिक पढ़ाने हैं। सब टॉपिक क्रिएट करूंगा ना मैं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या निर्धनता का टॉपिक एनसीईआरटी में भी होगा? क्या निर्धनता का टॉपिक रमेश सिंह में भी होगा? बिल्कुल होगा। मिश्रा एंड पुरी में भी हो सकता है, लाल एंड लाल में हो सकता है। अलग क्या होगा, क्या अलग होगा इन तीनों चारों किताबों में? क्या होगा? मैं चूंकि मास्टर नोट की बात कर रहा हूं कि आपको मास्टर नोट्स बनाने हैं, तो यानी कुछ तो ऐसे नोट्स जिसमें सब कुछ समाहित हो। क्या निर्धनता की परिभाषा यहाँ पे कुछ अलग होगी क्या? यहाँ पे भी तो वही लिखी होगी, यहाँ पे भी तो वही लिखी होगी, यहाँ पे भी तो वही लिखी होगी। यानी इन 10 सब किताबों में बात वही लिखी हुई है, और बोझ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। आपका पढ़ाई का बोझ कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यदि आप मास्टर नोट्स क्रिएट करने लग गए तो आपको लगेगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये किताब, मान लीजिए आपने सबसे पहले सोर्स के तौर पे एनसीईआरटी उठा लिया, ठीक है, एनसीईआरटी से आपने निर्धनता की परिभाषा को लिखना चाहा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक जैसे एक अपनी इंडेक्स होती है ना, टॉपिक की इंडेक्स की, इसके कितने सब टॉपिक बन सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इंडेक्स बना लेना चाहिए बुक से कि बुक कितने सब टॉपिक दे रहा है। जैसे इसमें निर्धनता एक टॉपिक है। अब क्या हो सकता है, सबसे पहले परिभाषा, अब इसको जोड़ना है इस टॉपिक को जितनी जगह से। सबसे पहले परिभाषा से शुरुआत होती है किसी भी उसकी। फिर दूसरा टॉपिक है भारत में निर्धनता के कारण क्या है, भारत में निर्धनता के कारण क्या है, निर्धनता के कारण क्या है, दूसरा सब टॉपिक ये हो सकता है। तीसरा टॉपिक क्या हो सकता है आपका, निर्धनता की संकल्पना क्या है, निर्धनता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, संकल्पना क्या हो सकती है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ प्रकार होते हैं। इस संकल्पना में आप देखेंगे कि 2 भागों में बांटा जाता है, निरपेक्ष और सापेक्ष, ठीक है। इसको बस ये बड़े टॉपिक को लिखना, सब टॉपिक है। जब इसका नंबर आएगा तो इसके सब टॉपिक फिर वहां पे लिखेंगे, जब इसको हम डिटेल में कर रहे होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या हो सकता है आपका, अगला पॉइंट है निर्धनता रेखा, और ये सारी चीजें अभी आगे आएंगी, सब इसी के अंदर आ जाएंगी। संकल्पना एक बड़ा टॉपिक है, तो जब इसकी स्लाइड क्रिएट करेंगे तो इसके सब टॉपिक लिख लेंगे। इसके बाद आगे हम चलते हैं, इसमें बहुत सारी छोटी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ऐसे बहुत सारे सब टॉपिक यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये आगे लिख लेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला टॉपिक है भारत में निर्धनता के विभिन्न अनुमान, भारत में निर्धनता के विभिन्न अनुमान, ठीक है। इसके बाद आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, कई सारे लोगों ने अनुमान लगाया है, बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, है ना। लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, अलग रिपोर्ट है, दंतेवाड़ा समिति, कई सारी हैं यहाँ पर, ठीक है। रंजरागन समिति बनी है, ठीक है। इसके बाद है आपका अमर्त्य सेन ने भी काफ़ी चीज़ें कही हैं। इसके बाद आपका है, अब बाकी अगला है आय असमानता, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है निर्धनता में। मान लीजिए इतने पॉइंट आपने निकाले, अब इनके अंदर सब टॉपिक भी होंगे,
यहाँ पे पहले में टॉपिक इस पेज में इस स्लाइड में आ जाए, नहीं तो इस स्लाइड को भी कवर कर लीजिए, सारे टॉपिक लिख दीजिए, कोई भी जो आपने मेन टॉपिक, ये तो आपका मेन टॉपिक है, ये इसके टॉपिक हैं, ठीक है, मेन टॉपिक के टॉपिक। अब इसके बाद पहले नंबर पे डाला परिभाषा। अब मुझे बताओ मेंस में कितना लिखना होगा आपको? मुश्किल से 150 शब्दों में लिखना है। परिभाषा इंट्रो की चीज है, तो कितने होने चाहिए? परिभाषा में कीवर्ड डालने हैं। इसमें मैं जगह को ऐसा क्यों बना दे रहा हूं ताकि इसमें केवल कीवर्ड की ही जगह रहे, पैराग्राफ लिखने की जगह ना रहे। यदि आप अपने नोट्स एक कंप्लीट फ्लैट उस पेज में बनाएंगे, जिस पेज को आप इसे डिवाइड नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप कीवर्ड में नहीं लिखेंगे, बल्कि आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, आप बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। इससे अच्छा तो किताब ही सही है, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट्स कितने होने चाहिए? आपके टोटल नोट्स का 10वां हिस्सा होना चाहिए। नोट्स उसे कहते हैं, तभी एक महीने में आप तैयार करेंगे। जितने आपके पास टोटल कंप्लीट सिलेबस पाठ्यक्रम को आपने पढ़ा, उसका 10वां भाग आपका नोट्स होना चाहिए। इतनी पतली सी बुकलेट है नोट्स, 10वें हिस्से में कन्वर्ट करना है, तो कीवर्ड ही आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा मान लीजिए लिखते हैं, मैं कीवर्ड आपको निकाल के दिखाता हूँ कीवर्ड कैसे निकालते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है निर्धनता की परिभाषा, क्या लिखा हुआ है? यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति या समुदाय के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात लिखूंगा, वित्तीय संसाधनों का अभाव, बस एक कीवर्ड ये मुझे समझ में आ रहा है। कोई मुझसे पूछे निर्धनता क्या है? वित्तीय संसाधनों का अभाव, ठीक हो गया। इतने से बात समझ में आ रही है? क्यों मैं पूरा पैराग्राफ लिखूं? बस एक लाइन मैंने ये लिख दी। दूसरा, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ, ठीक है। दूसरा इसमें सेंटेंस दिया गया है, लेकिन उसको हम कर दें आधारभूत आवश्यकताएं या बुनियादी। बुनियादी शब्द ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा सा शब्दों का चयन भी मैं वैसे करता जाऊंगा। आधारभूत भी अच्छा है, पर बुनियादी आवश्यकताओं की आप का अभाव, आवश्यकताओं का अभाव, ये भी एक निर्धनता है। दूसरा पॉइंट ये मिल गया। यदि इसको और आगे प्लस करना है हमें, देखा जाए तो परिभाषा अब आपको यदि कहीं पे लिखने का आ जाएगा तो ये 2 पॉइंट भी आपके पास होंगे, तो आप परिभाषा जान भी जाओगे, और 2 बिल्कुल कम शब्दों में आप अपनी परिभाषा को आप बता भी सकते हो। लिखना चाहो तो एलेबरेट करके लिख सकते हो। बताओ कोई दिक्कत है? हाँ, A4 साइज पेपर बेटा, A4 साइज हो, कोई भी पेपर हो जिसको आप लैंडस्केप में करके ऐसे भागों में डिवाइड कर ले, ठीक है। बस इतना हो गया, परिभाषा खत्म हो गई आपकी परिभाषा। इसमें और लिख लीजिए जो आपको लगे। अब मुझे ये बताओ, क्या NCERT में ये दूसरी परिभाषा मिलेगी क्या? क्या रमेश सिंह में दूसरी परिभाषा मिलेगी क्या? मिश्रा इनपुरी में दूसरी परिभाषा मिलेगी क्या? यदि कुछ उससे अच्छा लग जाता है आपको, 1-2 शब्द और अच्छे लग जाते हैं, नीचे लिख लो, क्या बुराई है? 1-2 पॉइंट और लिख लो यदि आपको कुछ नया मिल जाता है। यानी कि आपने इस टॉपिक को सबसे पढ़ ही लिया। जब आप एक बार NCERT से नोट्स बना लोगे या एडवांस बुक से नोट्स बना लो, कोई भी एक बुक उठाओ, उस बुक के नोट्स बना लोगे, आप पाओगे 95% सेम है दोनों, दूसरी किताब कोई अलग नहीं है, सेम टू सेम डिक्टो चीजें छपी हुई हैं। तो जब सेम है तो काहे का डर इस चीज का कि इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है? एक किताब पढ़ना है, बस खत्म बात। 5% के लिए जब अब मैं जैसे आपको बोलता हूं हमारी संसद भी पढ़ो और आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत पे कुछ नहीं लिखा हुआ। यदि आप एक से किसी से नोट्स बना लें हमारी संसद में, आपको भी लगेगा कि यार वही बात है, ये भी कह रहे हैं वही लेखानुदान की वही परिभाषा लिख रहे हैं, ये प्रत्यानुदान की वही परिभाषा लिख रहे हैं, वो आपके मास्टर नोट्स में सब लिखता चला जाएगा। अब निर्धनता कहीं भी पढ़ोगे, अपनी मास्टर नोट्स को उठा लोगे तो आप पाओगे कि आप में ज़्यादा बेहतर है। आप 5-6 किताबों को अपडेट करते रहोगे इसमें, है ना। इसके बाद दूसरा डाल दोगे भारत में निर्धनता के कारण, दूसरा पॉइंट यहां पे डालो, भारत में निर्धनता के कारण क्या है, के कारण कुछ भी होता है, कोई भी गवर्नमेंट स्पीच दे, गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट आए, कुछ भी आए, आपकी स्लाइड बढ़ती जाएगी करंट अफेयर्स में। निर्धनता की आपको करना है कि एक पीछे पेज ही तो जोड़ लेना है अपनी स्लाइड पे, पतली पतली ऐसी स्लाइड बना लो, स्लाइड्स में अपने नोट्स क्रिएट कर लो। ये नोट्स बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, एक तो बहुत क्लियर है क्योंकि पॉइंटों में बनेंगे सारे, तो नोट्स ऐसे बनाने चाहिए। और ये जब भी कोई किताब पढ़ो अपने नोट्स भी खोल लो। मैं कहता हूँ निर्धनता में भारत की विश्व की कोई भी किताब उठा लोगे, अपने नोट्स भी उठा लेना साथ में, यदि कुछ नया मिल जाए तो उसमें अपडेट कर लेना, वो किताब भी आपकी ही हो गई। ऐसे मास्टर नोट्स आपको क्रिएट करने चाहिए, ठीक है।
मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ, यदि आपने ये किया तो मैं सच बता रहा हूँ फिर आप ही आप हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे लिख दो 5 कारण लिखने, 5-10 कारण जितने भी हैं। इस पेज में भी आपको कारण लगता है ज़्यादा लिखने चाहिए मुझे, तो इस पेज में भी लिख दो, इस पेज में भी लिख दो निर्धनता के कारण। इस स्लाइड में, दोनों स्लाइडों में लिख दो, कंप्लीट कर दो। 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, तो थोड़ी जगह छोड़ दो, फिर अगला स्लाइड ले लो। क्या दिक्कत है, आराम से करते चले जाओ। यहाँ पे ये क्या है, निर्धनता की संकल्पना। तो अब अगली, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आए, आपने लिखा निर्धनता की संकल्पना। अब ये इसमें भी सब टॉपिक है, मान लो पहले क्या ये टॉपिक है, इसके सब टॉपिक है, तो पहले क्या करोगे, सारे सब टॉपिक लिख दोगे इसमें, ठीक है। अब इसके भी सब टॉपिक होंगे ना, तो इसके सब टॉपिक लिख के फिर उनको एलेबरेट करते चले जाओ, मतलब परत दर परत खोलते जाना है किताब को। इसके सब टॉपिक कई सारे हैं, जैसे क्या है, पहली बात निर्धनता की संकल्पना में इसका वर्गीकरण करते हैं। निर्धनता का वर्गीकरण पहला सा वो है वर्गीकरण। इसको 2 भागों में बांटते हैं, निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता में 2 भागों में इसको बांट देते हैं, ठीक है। फिर निर्धनता रेखा क्या है, निरपेक्ष निर्धनता को निर्धनता रेखा क्या है। इसके बाद जो है प्रति व्यक्ति अनुमान कैसे निकाला जाता है, निर्धनता अंतराल अनुपात क्या है, स्क्वायर्ड प्रॉपर्टी गैप इंडेक्स क्या है, ठीक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या है, सारे लिखते चले जाओ इसमें, समझ रहे हो। पहले जो टॉपिक हो उसके सब टॉपिक उनको लिख दो, फिर उन्हें एलेबरेट कर दो। यही नोट्स बनाने का एक तरीका है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान तरीका है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे मन के भाव आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको आनंद आ जाएगा, पढ़ाई का एक आनंद आएगा कि वाह मैं प्रतिदिन कुछ काम कर रहा हूं, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं, मैं एक रचना बना रहा हूं। जाओगे, थकान भी होगी तो भी आपको मन करेगा पढ़ने का, थकान होगी तो भी मन करेगा अपने नोट्स पढ़ने का। एक बार खोल लिया सब दिखता चल रहा है, ऐसा लग रहा है स्लाइड चल रही, फिल्म चल रही है, समझ रहे हैं। ये है नोट्स बनाने का तरीका, और कुछ नहीं इसमें, कोई वो नहीं है, और हमेशा आपके जिंदा नोट्स। मेंस में क्या करना है, 150 शब्द लिखना है, बस जाओ लिख के छाप के चल। 5 पॉइंट एग्जाम से पहले देखना, एक बार स्लाइड खोली तुरंत पलटाए देख लिया पॉइंट। इतने रिवीजन हो जाएंगे आपके कि आपको मेंस आपको इतना कठिन लगेगा ही नहीं। ज़्यादातर छात्र जो आपके होते हैं सब सिनॉप्सिस बनाते हैं, सारे टॉपर सिनॉप्सिस बनाते हैं। कोई टॉपर नहीं कहेगा मैं फलाने के नोट्स पढ़ के गया, वो सोर्स है, सोर्स अलग चीज़ है, नोट्स अलग चीज़ है। नोट्स आपका ही काम करेगा, सोर्स किसी का भी हो सकता है। सोर्स और नोट्स में अंतर होता है। कोचिंग एक सोर्स है ना कि नोट्स। अब आपको क्या चाहिए, नहीं नहीं सर पीडीएफ दे दो, अभी बहुत सारे लोग मांगने लग जाएंगे, सर आप अपने नोट, अभी भी नहीं समझेंगे कि मेरे नोट्स आपको काम नहीं करेंगे, नोट्स आपके काम करेंगे, सोर्स मेरा काम करेगा। सोर्स मैं दे सकता हूं, आपको बता सकता हूं, नोट्स तो खुद बनाओगे ना आप। तो बस जैसे ये करना आपने चालू कर दिया, ज़्यादा नहीं, शुरुआत करो और फिर आनंद देखो इस चीज़ का। बस जगह छोड़ते जाना, कागज़ की वो मत करना कोताही कि भैया कागज़ बहुत ख़त्म हो रहा है, ये बहुत हो रहा है, ये मत करना। बस A4 साइज में 4-4 ये आपको स्लाइडें क्रिएट करनी है, और इनमें केवल पॉइंटों में लिखना है, कीवर्ड में लिखना है। हर एक चीज़ का कीवर्ड बनाया जा सकता है, कीवर्ड में लिख दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी चीज़ ले लेते हैं हम, कोई एक सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस का कीवर्ड बहुत, मुझे तो कीवर्ड बनाने में, आप भी बना ही लेते हैं। माय प्रत्यक्ष कर है, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर में कह रहा है यह वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिस पर लगाया जाता है, ठीक है। अर्थात करापात, बोझ और कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। तो प्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, इसको यदि मुझको उसमें लिखना हो तो मुझे बहुत आसानी से लिखा जा सकते हैं कि बोझ उसी व्यक्ति पर होता है। बस इतनी सी बात लिख दो, खत्म बात। अब आपको लग रहा है कि मैं ये क्या कीवर्ड लिख दिया, मान लो अगले 1-2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद पढ़ोगे और कहोगे मैं क्या कीवर्ड लिख दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। किताब खोल लो, किताब में वो डिटेल में लिखा हुआ है। कीवर्ड तो आप किताब से बना रहे हो ना, किसी सोर्स से बना रहे हो ना, अपना सोर्स खोल लो, उस सोर्स में जाके डिटेल में देख लो। अगले एक दिन ऐसा आएगा कि वो कीवर्ड आपका खुद का बन जाएगा। संविधान के सारे आर्टिकल कीवर्ड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, सारे नोट्स कीवर्ड में क्रिएट किए जा सकते हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका 1/10वां हिस्सा बचेगा पढ़ने का। नोट्स दूर दूर बनेंगे। अब ये हमेशा प्रासंगिक क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ भी जोड़ा जा सकता है। कुछ भी नई घटना हुई, एक नई स्लाइड ही जोड़ दो, एक नया पेज लो, उसको 4 भागों में विभाजित करो, नई घटना जोड़ दो।
अभी जैसे ये करंट अफेयर्स का घटना, प्रधानमंत्री को लेकर के अभी मुद्दा हुआ कि उनकी सुरक्षा को लेकर चूक हो गई है ना, ऐसा बड़ा मैटर चल रहा है। अब चाहे देखो ये पॉलिटिकल हो चाहे जो कुछ भी हो, आप यूपीएससी वाले हो, यूपीएससी के दृष्टिकोण से समझो। इंटरनल सिक्योरिटी का एक मामला है, एसपीजी क्या होती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। बहुत ऐसा पता नहीं आए ना आए, लेकिन फिर भी अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना, पता तो होना चाहिए ना आपका, ठीक है, कि एसपीजी कब बनाई गई, इसके पहले क्या प्रोटोकॉल थे, अभी कुछ तो इसको ये सब चीजें आपको समझनी है, उसमें किसकी जिम्मेदारी होती है, क्या जवाबदेही है। तो आपको क्या करना है, एक स्लाइड बनाना है, स्लाइड बना के डाल देने हैं 4-5 पॉइंट। पहले उसकी पृष्ठभूमि, हमेशा पहला वाला जो सेक्शन बनाइए, पहला यदि ज्यादा पॉइंट है तो दूसरा, ये क्या है, एक तरीके के इंडेक्स हैं आपके, जिसमें आप वो सारे पॉइंट लिखेंगे, जो टॉपिक सारे लिखेंगे, और फिर जब भी कोई टॉपिक आएगा, यदि उसके सब टॉपिक हैं तो सब टॉपिकों को भी एक इंडेक्स में क्रिएट कर लेंगे, ताकि बड़े क्विकली आपको पता चल जाए कि मुझे क्या पढ़ना है। बस ये करना शुरू कर दो, फिर आपको आनंद ही आनंद है। आप मतलब ऐसी अवस्था में पहुंचोगे कि पढ़ाई में जो भागते हो, जो डर लगा हुआ है पढ़ाई का, वो खत्म हो जाएगा, डरना भूल जाओगे पढ़ाई से। पढ़ाई में बैठने में बोरिंग लगता है, हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा, खुद बनाओगे इंटरेस्टिंग, कोई और इंटरेस्टिंग नहीं होना चाहिए। तो नोट्स कैसे होने चाहिए आपके, नोट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए, बहुत आसान होने चाहिए, पढ़ने में मजा आना चाहिए, कम समय में कवर हो जाने चाहिए, पूरे कंप्लीट सिलेबस का 10वां हिस्सा ही आपका नोट्स होना चाहिए। सोर्स और नोट्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। सोर्स क्या है, पढ़ने के कई सोर्स हो सकते हैं, अथाह है सोर्स की कमी नहीं है ना। एक एडवांस बुक भी सोर्स हो सकती है, बेसिक बुक भी सोर्स हो सकती है, क्लास नोट्स सोर्स हो सकते हैं, कोचिंग में टीचर सोर्स हो सकता है, करंट अफेयर्स की न्यूज सोर्स हो सकती है, प्लस नोट्स सिर्फ आपके ही होते हैं, जो आप खुद बनाते हैं, आप खुद रचनाकार होते हैं अपने नोट्स के। इसलिए आप किसी के भी नोट्स से कोई भी जरूरत नहीं है किसी के, ये जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी मैटर हो, कोई भी मामला हो, बहुत आसानी से आप इंटरेस्टिंग मोड पे जाकर के उसको बना सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना लगेगा, 1 साल। 1 साल दे दिया आपने, फिर आप ही आप हो, ये समझ लो। फिर आपको सिर्फ अपडेट करना है नोट्स को, ये करके देखो। और ये काम इंग्लिश मीडियम बखूबी करता है, सिनॉप्सिस कन्वर्ट कर देता है, अपने छोटे छोटे नोट्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्या है, दे दो, पीडीएफ नहीं आई सर, पीडीएफ ये हो गया, पीडीएफ वो हो गया, अरे मर जाओ। मुझे तो कई बार कितनी गुस्सा लगती है, कैसे समझाएं आप लोगों को, समझते नहीं है। सबको पीडीएफ, बस पीडीएफ के पागल पड़े हुए हैं, हर कोचिंग में बस पीडीएफ। मुझे तो बड़ी अजीब लगती है, कई जगहों पे संस्थानों में पीडीएफ खूब धड़ल्ले से दी जा रही है। पीडीएफ भी निःशुल्क फ्री मिलेगी, फिर ले लो पीडीएफ, कर लो पीडीएफ। वो सोर्स है, वो पीडीएफ भी सोर्स है, नोट्स आपका होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। वो तो क्लास में टीचर पढ़ा के ही जाता है ना, फिर उसको भी टाइम पास करना। तो इसलिए खुद के नोट्स बनाइए। कोई पीडीएफ आपको कभी भी सफल नहीं करेगी, आपके नोट्स खुद के सफल करेंगे। कोई सोर्स नहीं, किताबों की कमी है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, आप मेरे पास क्यों आ रहे हो पढ़ने भाई, रमेश सिंह लो जाके पढ़ो, मैं तो आपको आसान भाषा में करवा दूंगा। लेकिन अब आपका काम क्या होना चाहिए, बुक से, मेरे क्लास से, सबसे समझ के अपने खुद के नोट्स क्रिएट करने चाहिए। और हर बच्चे को खुद के ही करने चाहिए। यदि आप दूसरों के नोट्स पर निर्भर रहने की मेंटालिटी रखते हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी आपको। ये चीज़ लिख के दे रहा हूं। अपने ही नोट्स से आपको ये महसूस होगा कि आप कुछ बेहतर कर पाओगे। तो इसलिए नोट्स आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी संपत्ति है, इसको बनाना है। और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझो, एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधार पे बनाओ, बस, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या करना है। तो टॉपिक उठाइए, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस आप अपने सिलेबस का भी नोट्स बना लीजिए, फिर एक एक सब्जेक्ट का बना लीजिए, किस सब्जेक्ट में क्या क्या मुझे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उस सब्जेक्ट को एलेबरेट करते हुए चले जाइए धड़ल्ले से। तो कितना आनंद आ जाएगा। अरे पूरा जो है एक एक स्लाइडें जब बननी चालू होंगी एक तरफ से, आनंद ही आनंद, आप दूसरी दुनिया में होंगे। आपको लगने लग जाएगा कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन होगा। आप ऐसे नोट्स 2 महीने बना लो, इसके बाद आप कहोगे मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। यदि कोई कहेगा भी, अंदर से आवाज़ आने लगेगी मैं चयनित हो जाऊंगा। अभी क्यों डर लग रहा है, क्योंकि आप काम करने से भाग रहे हो। अभी आप या तो इस किताब के चक्कर में पड़े हुए हो, या ये आपको बस इससे जब काम करोगे, इससे जब अपने नोट्स बनाओगे तब होगा काम। बस ये मेरा कहना चाहता हूँ,
ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, इस बात को मैं दोबारा अब दोहराना नहीं चाहता हूँ। इसलिए नोट्स को बनाना आज से प्रारंभ कर दो, हर एक सब्जेक्ट को डिकोड करना चालू कर दो, आसान कर, थोड़ा सा साफ सुथरे होने चाहिए नोट्स, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स देखो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी, पढ़ने में एक बार में समझ में आ जाए। और एक चीज़ समझिए, आपका ब्रेन जो है ना आपकी राइटिंग को समझता है, आपके ब्रेन को चाहिए, देखिए चीज़ें बिल्कुल साफ साफ हैं, क्लियर क्लियर है। मुझे मेरी राइटिंग है, मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग को बिल्कुल छपी हुई है, मेरे दिमाग को बिल्कुल पसंद आती है, मैं देखता हूँ मुझे याद ही हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो जब आपके खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स होते हैं, आपको देखने के बाद आनंद आता है उस चीज़ का, रिकॉग्नाइज करेंगे वो आपको, आपके ब्रेन को क्लिक करेंगे। दूसरे के हैंड राइटिंग, आपके ब्रेन, हैंड राइटिंग क्या है, आपका ब्रेन से क्रिएटेड होती है हैंड राइटिंग। कभी भी हैंड राइटिंग सेम नहीं हो सकती दो लोगों की, क्योंकि दिमाग में जब वो स्क्रिप्ट एक बार बन गई होती है, हैंड राइटिंग एक बार डेवलप हो चुकी होती है, फिर वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। इसलिए वो आपका दिमाग ही है जो आप लिख रहे हो सबसे ज़्यादा, जो उसे पसंद आएगा। तो इसलिए अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स होने चाहिए, आप टाइप नोट्स और ये सब चक्कर में मत पड़े। तो अब जो है नोट्स बनाने का एक मतलब आपको बनाना है कि हर सब्जेक्ट के आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। जब आपके नोट्स बन जाते हैं, आप मेरे पास आओ दिखाने, मैं यहाँ पे आपको सेंटर पे मिलूंगा, जितने लाइव में बच्चे हैं आप नोट्स आइए, दिखाइए। 10-15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में जिस सब्जेक्ट के नोट्स बन जाए आ जाओ, दिखा जाओ। ठीक है, और आने के बाद उसमें जो कमियां होंगी मैं उन कमियों को आपसे दूर करने का प्रयास करूंगा कि क्या कमी है, इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं सभी लोग नोट्स बनाइए और नोट्स आप बना करके आके चेक करवा के जाइए। मैं इतना आप लोगों के लिए सुविधा दे सकता हूं। ठीक है, उसमें जो कमियां होंगी मैं उसके सुधार बता दूंगा। ठीक है, बट नोट्स ऐसे मत बनाओ कि आप पैराग्राफ वाले लेके चले आए, आप कोई मतलब नहीं, वो छापे हैं आपने किसी और के। अपनी मेहनत लेकर क्या हो कि सर मैंने ये काम किया है और ये मेरे मास्टर नोट्स हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी नोट्स नहीं चाहिए, मास्टर नोट्स चाहिए आपके। ठीक है, मास्टर नोट मतलब बस वो है। और मैं अपने मास्टर नोट्स आप लोगों को दूंगा तब जब मैं टीचिंग इंडस्ट्री से अलविदा कह रहा हूँगा, तब मैं आपको निश्चित तौर पे नोट्स निःशुल्क दे करके जाऊँगा। कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क दूंगा। मेरे बने हैं, हर सब्जेक्ट बना है, बट अभी नहीं दूंगा। अभी मैं पढ़ाता हूँ, क्लास में काम करवाता हूँ, आता हूँ, आप लोगों को देता हूँ। मैं कई किताबों से इनपुट्स लेता हूँ, नई किताबें आती हैं तो भी पढ़ता हूँ। अभी ये नई किताब है आपकी इकोनॉमी की, मैं रमेश सिंह भी पढ़ चुका हूँ, ये नहीं पढ़ी थी मैंने, नितिन सिंघानिया की बुक एक आई है जिन्होंने, ठीक है, एक है ना आर्ट एंड कल्चर की बुक है, तो इसे पढ़ रहा हूँ कि चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें शायद नई मिल जाएं आप लोग के लिए देने के लिए, तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये है कि आपको मतलब अब इसके जो चीज़ें लगेंगी कि हाँ भाई ठीक है कुछ आ रही है, तो इसको क्या कर रहे हैं, नोट डाउन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, फिर आप कितनी भी किताबें पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक सब्जेक्ट पे इतनी किताबें पढ़ी हैं, क्यों, अब डर नहीं लगता, मेरे पास खुद के नोट्स हैं। मैं जब बैठता हूँ, अब जैसे इस किताब को पढ़ रहा हूँ तो मेरे जो इकोनॉमी के नोट्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा मुझे, मुश्किल से मैं चाहूँ तो 5, यदि टाइम मिल जाए डेली का, तो ये मुश्किल से 12-13 घंटे की किताब है, क्योंकि इसमें 5% नया ही होगा, बाकी सब नोट्स में लिखा ही ऑलरेडी। मास्टर नोट्स में सब कुछ है, तो 5 से 10 घंटे में किताब खत्म की जा सकती है। एक समय आप इस अवस्थिति में आ सकते हो यदि आपने काम कर लिया तो। लक्ष्मीकांत की किताब को एक बार डिकोड कर लो, फिर कोई भी किताब हो, डीडी बसु हो, क्या अलग लिख देंगे भाई, जेएन पांडे की किताब हो, ज़्यादा से ज़्यादा जेएन पांडे में केसेस मिल जाएंगे आपको नए नए। ठीक है, एक बार केस भी लिख लो, फिर चाहे बेयर एक्ट हो चाहे दुनियादारी जो भी हो, आपके लिए कितने मिनट का खेल है, एक दिन में आप मारोगे तो निपटा के रख दोगे। यही चीज़ चाहिए, जितने रिवीजन क्रिएट कर पाए, भूलने की जो याददाश्त नहीं रहता, ये नहीं रहता, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए सुझाव है, सजेशन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपको यदि ये तार्किक लगे, आपको लगे कि हाँ इस तरीके से काम करने में आपकी याददाश्त बढ़ रही है, आपका काम हो रहा है, चीज़ें आसान हो रही हैं, ये नोट्स हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, चीज़ें आसानी से याद हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि फिर पॉसिबल नहीं है कि आपको देर करनी चाहिए, आपको ये आरंभ कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक विषय वस्तु है। दूसरा, यूपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा ली जाती है, उसके बुक का अपना खुद का एक फॉर्मेट है। ठीक है, यूपीएससी की बुक का एक फॉर्मेट है
मैं चाहता हूं कि आप उस फॉर्मेट को भी देख लें। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी पेपर हो रहे हैं तो आपको फॉर्मेट देखना चाहिए। मैं एक बार फॉर्मेट आपको दिखाता हूं, शायद मेरे पास है। और इस फॉर्मेट को हम आज़ाद IAS एकेडमी का जो आपका एप्लीकेशन है या आज़ाद ग्रुप के जितने भी एप्लीकेशन हैं सभी पर उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आंसर राइटिंग जो करें आप लोग, आंसर राइटिंग तो आप लोग करते ही हैं सभी लोग, तो मैं चाहता हूँ इस फॉर्मेट पे ही सभी छात्र आंसर राइटिंग करें, ठीक है। फॉर्मेट में भी और आज़ाद IAS एकेडमी में शायद ये अपलोड भी कर दिया गया है। तो ये वाला फॉर्मेट आप सभी के पास होना चाहिए। अभी मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो UPSC की कॉपी कुछ ऐसे मिलेगी आप लोगों को, कुछ इस तरीके से कॉपी आपको मिलेगी। मेंस आंसर राइटिंग सीट बोलते हैं इसको, ठीक है। और सीट ये बाकी UPSC की भाषा में बुकलेट है ये प्रॉपर। तो एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डोंट राइट का आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आप इसको लिखेंगे नहीं। एक पेज है A4 साइज का जिसके दोनों तरफ मार्जिन दिया हुआ है, इतना मार्जिन आपको छोड़ना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये आपको PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आज़ाद IAS एकेडमी के ऐप में आप जाओगे तो कॉर्नर में अभी ओपन कर लो, ठीक है। आज़ाद IAS एकेडमी के ऐप में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये फॉर्मेट पे ही लिखना चाहिए आपको। थोड़ा सा एक तो लेखन शैली बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आज़ाद IAS एकेडमी के ऐप में या फिर जो भी ऐप है हमारे, जो भी ऐप आपके पास हो, आप यहाँ पे देखेंगे 3 डॉट हैं कॉर्नर पे, मेनू बार बोलते हैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल होगा। स्टडी मटेरियल पे नीचे देखेंगे मेंस आंसर राइटिंग एग्जाम बुकलेट फॉर्मेट ऐसे करके एक होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये आ जाएगी, अभी शायद इसमें, हाँ यहीं पर आपको मिल जाएगी। मेंस आंसर राइटिंग का बुकलेट फॉर्मेट है, अभी मैं बोल देता हूँ। सीमा जी, इसको आपने अभी अपलोड नहीं किया, इसको अपलोड करा दीजिएगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी ये। तो इसको जो है डाउनलोड करके ये आपको इसी पे काम करना है, जो भी करना है, क्लियर है। ये मैं आंसर शीट पे ही आपको काम करना है सभी को। ये आंसर शीट को इसके प्रिंट आउट निकाल लो, या फिर बुक्स भी आती हैं, वो नोटबुक भी आती हैं जो केवल आंसर फॉर्मेट पे होती हैं, वैसी नोटबुक भी ले लो, उससे भी काम चल जाएगा। भाई कितना प्रिंट आउट निकालोगे, तो इससे अच्छा है कि एक नोटबुक आती है। तो आंसर राइटिंग लिखो तो इस फॉर्मेट पे लिखो, जिस फॉर्मेट पे। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, स्पष्ट है। तो ये आपको आंसर राइटिंग की फॉर्मेट बुकलेट है, इसी फॉर्मेट पे काम करना है। वैसे ही नोट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट ये होना चाहिए आपका। इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। सेल्फ नोट्स का फॉर्मेट जो मैंने क्रिएट किया, अच्छा है वो फॉर्मेट, नो डाउट, आपको मज़ा आएगा। डेटें आपको भूलती हैं, आपको याद होंगी। सेल्फ नोट्स का फॉर्मेट ये है, ये भी आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है, ठीक है। चलो, और कुछ डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट हो, A to Z, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 2022 में पहले नोट्स बना लो, बाकी चीज़ें बाद में। क्लियर तब हो जाएगा जब कर लोगे। बहुत बड़ा काम है, मेहनत है, बट एक बार कर लोगे तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो UPSC आप ही जैसे लोग निकाल रहे हैं, आप ही शकल सूरत के हैं, इसी धरती में हैं, उनका भी जन्म इसी धरती में हुआ है। UPSC हो चाहे PCS हो, आप ही जैसे लोग बन रहे हैं। कई बार तो आपको ये लगेगा कि मेरे से गया गुजरा ये कैसे बन गया, ठीक है। तो आप बस एक बार काम कर लो, एक बार दिल से काम कर लो, ठीक है। चलो फिर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी